Good morning, everyone. How are you? Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. We are fine, Good ma'am. morning, ma'am. What We are about fine. Morning, you? What ma'am. about We are you? fine. Sir. What about you? Fine, ma'am. What about you? Fine. And today we are going to discuss about the movements of sea waves. तो सी वेव्स की जो सी है उसमें जो उसकी कैसे कैसी मूवमेंट्स होती है और उसकी मूवमेंट्स के बेस्ड उसकी मूवमेंट्स पे बेस्ड कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, क्या क्या होता है उनसे रिलेटेड आज फिलहाल हमें यही डिस्कस करना है। तो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था अपना अबाउट वाटर, याद है आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर। हम सभी लोग यूज करते हैं पीने के लिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही कम है। तो ये इसका परसेंटेज टोटल ये 100 में से 3% में भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पानी जो है वो कैसा है, ओशन में, एंड दिस इज वेरी साल्टी। तो पढ़ा था ना हम सभी ने? Yes, ma'am. चलिए, तो अब आज का टॉपिक है Yes, हमारा, ma'am. एंड आज का टॉपिक बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको ये जो ओशन सर्कुलेशन, दैट मीन्स की जो समुद्र में जो संचरण होता है, अब संचरण कौन सी चीजें हैं जो संचार करती हैं, इधर से उधर मूव करती हैं, तो वो एक ही चीज है, इसकी लहरें, यानी कि इसका पानी। तो अब जो ओशन है, इसकी जो लहरें हैं वो कैसे सर्कुलेट करती हैं, कैसे चलती हैं, तो फिलहाल अभी हमें आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या बताया है, 22 मार्च को यानी कि 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। यस, आप सभी जानते हैं। Yes, ma'am. तो वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च। 22 March. When the need to conserve water is reinforced in different ways, और इस दिन अलग अलग तरीके से पानी को बचाने के बारे में बताया जाता है। चलिए, तो अभी हम आते हैं टॉपिक पे। तो देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फिट ऑन द सी शोर। चलिए, तो बेटा आप में से कितने लोग समुद्र के किनारे गए हैं टहलने के लिए? कोई गया है? नो। गया है आप में से कोई? चलिए, नदी के किनारे कितने लोग गए हैं? किसी रिवर के किनारे, किसी नदी के किनारे कितने लोग गए हैं? Yes, ma'am. यस, अभिषेक गए हैं। कैसी फीलिंग आती है उस समय, अच्छा लगता है? Yes, ma'am. यस। चलिए, फिलहाल नदी के किनारे मैं भी गई हूँ, लेकिन किसी समुद्र के किनारे टहलने का मौका, किसी ओशन के साइड में यहाँ पर समुद्र के किनारे टहलने का मौका आज तक नहीं मिला है फिलहाल। एंड आपको पता है मुंबई क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पर एक बीच है, जूहू बीच, जो एक समुद्र का पुलिन है, किनारा है। और वहां पर वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो जो बीच है ना, वहां पर सभी टहलने के लिए जाते हैं। और ये इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि जब हम नदी के किनारे जाते हैं या किसी झील या किसी तालाब के किनारे, तो उसकी लहरें उतनी ज्यादा नहीं मूवमेंट करती हैं, लेकिन अगर हम बात करें किसी ओशियन की या फिर किसी सी की, तो यहाँ पर जो इसकी लहरें हैं वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करती हैं। अब देखिए क्या होता है ना, बहुत बार ये लहरें आती हैं और यहाँ से फिर से मिट्टी बहा करके ले जाती हैं, फिर आती है उठ उठ के, और पानी का लेवल यहाँ तक आ जाता है, फिर पीछे चली जाती है। और इसीलिए जो बहुत सारे लोग जब इसके किनारे टहलने के लिए जाते हैं, तो उन्हें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि देखिए अभी हमें इसके बारे में बताया भी है। तो ये मैजिकल लगता है अबाउट वॉकिंग बेयर फिट, जब हम नंगे पैर जाते हैं ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, the seabirds, the smell of the salt in the air, and music of waves. Everything is so fascinating. तो यहाँ पर गीली सी जमीन जहाँ पर पानी बार बार आके फिर से पीछे बैक हो जाता है, एंड यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, एंड दूसरा यहाँ के पक्षी जो समुद्र के आसपास रहते हैं, एंड इसके अलावा द स्मेल ऑफ साल्ट, नमक की स्मेल, एंड द म्यूजिक ऑफ द वेव्स, और लहरों का संगीत। फिलहाल आपने कभी किसी मूवी में या किसी सीरियल में देखा होगा, जब पानी आता है आगे की तरफ तो उसका म्यूजिक दिया जाता है पीछे से। यस, नोटिस किया आपने वो म्यूजिक कैसा होता है, वो साउंड कैसा होता है? Yes, ma'am. मतलब उसकी अजीब सी आवाज आती है, ऐसा लगता है ना कि ये जो लहरों की आवाज है कुछ टाइम बाद हमारे पास आ जाएंगे, एकदम हमारे बिल्कुल करीब। तो ऐसे ही यहाँ पर कंटिन्यू इस टाइप की आवाजें आती हैं। अब
इस टाइप की आवाज जो है ये पॉन्ड्स एंड लेक में नहीं आती। ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली, लेकिन जो सागर और महासागरों का पानी है ये लगातार चलता रहता है, यानी कि इसका जो पानी है वो लगातार मूवमेंट करता रहता है, कभी भी स्टेबल नहीं होता, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। इट्स नेवर स्टिल, ये चुपचाप कभी नहीं बैठता है, हमेशा मूवमेंट करता रहता है इसका पानी। तो द मूवमेंट दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड एंड करंट। तो इसकी जो मूवमेंट है, इसमें जो पानी की मूवमेंट होती हैं, इन मूवमेंट के आधार पर इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और हमें इन तीनों कैटेगरीज के बारे में अलग अलग पढ़ना है। क्लियर नहीं आ रही। कट कट करा। यस बेटा, आवाज जा रही है प्रॉपर? यस यस मैम। यस मैम। चलिए, तो जो ओशन की मूवमेंट है, इसकी मूवमेंट पे बेस्ड इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जो लहरें हैं वो 3 टाइप से आती हैं। अब फर्स्ट है वेव्स, सेकंड है टाइड्स एंड लास्ट है करंट। तो वेव्स यानी कि लहरें या तरंगे, और टाइड्स जो है इसे हिंदी में फिलहाल कहा जाता है ज्वार भाटा, एंड लास्ट आती है करंट, यानी कि जो करंट है हमारी ये क्या हो जाती हैं। एक मिनट, चलिए अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वेव्स क्या है, ये होती हैं समुद्री लहरें जो ऊंचाई के साथ उठ के आती हैं। टाइड्स, ज्वार भाटा, अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है। एंड लास्ट आती है करंट, यानी कि तरंगे। ये ऐसी लहरें हैं यानी कि सबसे वीक, जो केवल स्लोली स्लोली आती हैं, लास्ट वाली करंट। तो अब हमें पढ़ना है इनके बारे में। चलिए, तो फर्स्ट है वेव्स। ओके, वेव्स यानी कि तरंगे। अब हमें सॉरी, ये होती हैं ऊंची तरंगे जो उछाल के साथ आती हैं। तो सबसे पहले आप सभी, आप में से बहुत बच्चे फुटबॉल खेलते होंगे। आपने कभी नोटिस किया है अगर आपकी बॉल किसी पानी में चली जाती है तब क्या होता है? अगर बहुत उछाल के साथ जाके आपकी फुटबॉल पानी में चली जाती है, क्या होता है फिर? हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती लेने के लिए, वो फिर से बाउंस बैक होकर के हमारे पास आ जाती है। ऐसे ही होता है ना? यस मैम। तो यानी कि हम खड़े खड़े देखते हैं, और बहुत बच्चे तो ऐसा भी करते हैं, वो खेलते हैं गेम कि अभी हम बॉल फेंकते हैं फिर से आ जाएगी हमारे पास, कैच करते हैं। तो ये देखिए क्या होता है, व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपेंस। तो आप कभी जब आपने खेला हो इस टाइप का गेम, आप गेंद को फेंकते हैं पानी में, तो वो क्या होती है, फिर से उछल करके, और उसके साथ साथ पानी भी उछलता है और ये आ जाती है फिर से आपके पास। It fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves। तो कितना मजा आता है जब हमारी बॉल वापस आ जाती है, वो भी धुल करके। हमने कोई मेहनत नहीं की, क्या किया, हम खेल रहे थे, हो सकता है हमारी बॉल गंदी हो गई हो और हमने धुलने के लिए क्या कर दिया, उसे लहरों में फेंक दिया और वो फिर से वॉश आउट होकर के हम दोबारा हमारे पास आ गई। फिलहाल ये अलग बात है कि हम भी गीले हो जाएंगे उसके बाद थोड़े बहुत, लेकिन ये बॉल फिर से हमारे पास आ जाती है। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves। तो waves देखिए क्या है, जब समुद्र का पानी उछाल के साथ आता है और फिर से लौट करके चला जाता है बह के, तो इसे हम क्या कहते हैं, waves। तो ये वो समुद्री तरंगे हैं जो ऊंचाई के साथ उठती हैं और फिर से, यानी कि समुद्र के पानी में उछाल आता है, ये राइज होता है एंड फॉल्स इंटरनेटली, और उसके बाद उछाल आने के बाद ये थोड़ी देर बाद गिर जाता है और फिर से समुद्र में मिल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द वेव्स। ओके, यस मैम। अभी हमने गेंद फेंकी है, ये पानी उछल के आया एंड उसके बाद फिर से ये पानी जाके समुद्र में मिल जाएगा, और ये क्या होती है, हमारी वेव्स। अब देखिए, वेव्स केवल फुटबॉल फेंकने पे ही नहीं आती, और भी कैसे आती हैं, ये हमें साइड में दिया हुआ है यहाँ। वेव्स आर फॉर्म्ड when winds scrap across the ocean surface। अब वेव्स और कब आती हैं, जब तेज हवाएं चलती हैं समुद्र के ऊपर, तो winds scrap across the ocean surface। तो जब समुद्र की सतह के ऊपर से winds गुजरती है, हवाएं गुजरती हैं, तब क्या होता है, तब वेव्स जो है ये लहरें उठती हैं। एंड द स्ट्रॉन्गर द winds blow the bigger the waves become। और जैसे जैसे हवाएं तेज होती जाती हैं, ये जो वेव्स है ना, ये भी बड़ी होती जाती हैं। अब देखिए और क्या होता है, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, यानी कि जब तूफान आता है तब क्या होता है, द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड।
तब जब आंधी आने लगती है, तूफान आने लगता है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तब क्या होता है, ये जो वेव्स है ये बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और फिलहाल आपको उड़ीसा के बारे में याद होगा, क्या हुआ था वहां पर, याद है आप सभी को? साइक्लोन यस मैम। यस, साइक्लोन आया था। और साइक्लोन कैसे आता है ये भी हमने पढ़ा था ना, कैसे आता है साइक्लोन? यस, याद है आप सभी को? मैंने आपको बताया था कि ये याद रखना है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। तो साइक्लोन कैसे आता है, जब वाटर सरफेस पे जो गर्म हवाएं होती हैं, हॉट एयर, ये ऊपर उठ करके सर्कुलर वे में घूमती हैं 3 साइड से, यही बताया था ना मैंने। तो जब 3 साइड से जो हॉट एयर होती हैं वो सर्कुलर वे में घूमती रहती हैं, और क्या होता है, ये जो गर्म हवाएं होती हैं ये जा करके जिस जगह टकराएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का थोड़ा सा पानी भी उन हवाओं के साथ उठ के जाएगा। तो इसीलिए उड़ीसा में पहले हमने पढ़ा था, पहले आंधी तूफान आया, उसके बाद क्या हुआ था, वहां पर फ्लड भी आ गया था, बाढ़ आ गई थी। और ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि इन हवाओं की वजह से ये जो वेव्स है ना, ये भी तेज हवाएं चलने के कारण ये वेव्स भी आ गई थी समुद्र में। अब ये अलग बात है कि ये उछाल हो करके गई, उसके बाद वापस लौट गई होंगी, लेकिन जो एरिया डूब गए थे वो थोड़ी वापस आएंगे। तो ये वेव्स जो है ये ऊंचाई के साथ गई थी उड़ीसा के एक पार्ट में, और वहां से चीजों को बहा करके लेके चली आई, फिर से लहरों में मिला दिया, समुद्र में मिला दिया। तो अब देखिए, ये जो हमारी विंड्स जब काफी स्ट्रांगली चलती है बहुत हाई स्पीड में, तो इससे बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, यानी कि काफी ऊंचाई वाली वेव्स आती हैं। अब ऐसा कब होता है, एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक eruption और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। और केवल आंधी तूफान आने से ही नहीं, और कब आती हैं हाई वेव्स, जब समुद्र के अंदर या तो वॉल्केनिक eruption होगा, यानी कि अगर वॉल्केनिक eruption होता है नीचे तो इसके ऊपर का पानी जो है वो भी उछाल के साथ जाएगा, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द वेव्स। एंड इसके अलावा अगर अर्थक्वेक आता है, यानी कि ये जो 2 प्लेटें हैं यहाँ पर, अगर यहाँ की जमीन टकरा जाती है तो यहाँ वाली पीछे हट जाएगी, इधर वाली भी पीछे हट जाएगी, और यहाँ का पानी या तो यहाँ गिरेगा या फिर यहाँ गिरेगा, तो ये भी क्या हो जाती है, वेव्स। एंड लास्ट क्या दिया है हमें, लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक दोनों में केवल थोड़ा सा डिफरेंट है। अर्थक्वेक में केवल हमारी अर्थ वाइब्रेट करती है, लेकिन लैंडस्लाइड में खिसक जाती है। तो जब लैंडस्लाइड होती है, यानी कि अगर यहाँ की जमीन खिसक गई, थोड़ी सी दूर चली गई, तब भी क्या होगा, तब भी वेव्स आएगी, यहाँ वाले एरिया से नीचे वाले एरिया में, जो एरिया नीचे खिसक गया है वहां पर। तो आप सभी को समझ आया वेव्स कैसे आती हैं? यस मैम। एंड आप ये चैप्टर भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, और इसी से रिलेटेड ये जो सारे चैप्टर आने वाले हैं, इसमें एक दूसरे से इसमें लिंकेज है सभी में, तो इसलिए आपको सारे चैप्टर्स को ध्यान रखना है। ओके, यस। चलिए, तो अभी अब जब ये हाई टाइड आती हैं, सॉरी वेव्स, टाइड नहीं, वेव्स, तो जब ये हाई वेव्स आती हैं तब ये क्या होता है, सुनामी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी। अब जब सुनामी आती है, यानी कि जब ये तेज उछाल के साथ पानी जाएगा, तो अगर थोड़ी सी ऊंचाई रहती है तो ये यहीं गिर जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा ऊंचाई रहती है तो आसपास के जो कोस्टल एरिया है, या यहाँ वाले या उधर वाले या फिर इधर वाले, तो इन एरियाज में क्या होगा, सुनामी आ जाएगी। एंड इसकी हाइट कितनी होती है, दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर, और इसकी ऊंचाई लगभग होती है 15 मीटर तक। अब आज का जो सबसे बड़ा सुनामी जो आया है, आज तक का सबसे भयानक, कहां पर आया है वो, तो द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। तो जो आज की जो सबसे ऊंची तरंगे आई हैं अभी तक की, उनकी हाइट थी 150 मीटर। तो यानी कि आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 150 मीटर आई थी तो कितनी ऊंची लहरें आई होंगी, और आसपास के एरिया में कितना नुकसान हुआ होगा। और इन लहरों की स्पीड कितनी थी, यानी कि जो एक एनिमल होता है टाइगर या लियोपार्ड, जो बहुत तेज दौड़ते हैं, उनसे भी ज्यादा हाई स्पीड थी इनकी। 1 घंटे में 700 किलोमीटर क्रॉस करके चली गई है। तो यानी कि वहां के लोगों को बिल्कुल बचने का मौका नहीं मिला है, और वहां के जो लोग थे वो बहुत ही बुरी तरह अफेक्टेड हुए। अब कहाँ पर आया था ये, तो ये देखिए हमारे इंडिया में ही आया हुआ है। द सुनामी ऑफ 2004
caused widespread damage in the coastal area of India. तो 2004 में आया था ये सुनामी, और हमारे इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वहां पर ये आया था। अब कहाँ पर है ये? द इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार आप सभी जानते हैं आइसलैंड है, हमारे इंडिया का, इंडिया से ही अटैच है। Yes, ma'am. तो अंडमान एंड निकोबार में इंदिरा पॉइंट जो जगह थी वो पूरी तरह डूब गई और आज भी नहीं निकली है अभी बाहर। तो यानी कि जब ये सुनामी आई थी और इसने अंडमान एंड निकोबार के एक पॉइंट को, यानी कि जो इंदिरा पॉइंट एक जगह थी, उसे पूरी तरह डुबा दिया है। एंड आइसलैंड गॉट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी। और इस आइसलैंड का, इस टापू का वो पार्ट आज तक भी नहीं मिला है, वो पूरी तरह डूब गया है। तो यानी कि वहां पर जो भी कुछ भी बना था, कोई भी बिल्डिंग थी, वो फिलहाल पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। अब आपको सुनामी के बारे में दिया है, दैट इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर्स वेव। तो ये एक जापानी शब्द है और इसका मतलब क्या होता है? हार्बर्स वेव। तो हार्बर क्या होता है? बंदरगाह, यानी कि इनको क्या बोलते हैं फिलहाल, जो साइड साइड रहते हैं जिन्हें हम शीशोर कहते हैं। तो हार्बर्स वेव यानी कि बंदरगाह से उठने वाली तरंगे, यानी कि किनारे से उठने वाली तरंगे। अब इसका नाम ये क्यों रखा है? क्योंकि जब भी सुनामी आती है ना, तो वो अपने किनारे वाली चीजों को, साइड वाली चीजों को पूरी तरह डुबा दी जाती है, और इसी बिहाफ पे इसका नाम रख दिया गया है हार्बर्स वेव। तो ये क्या करती है? अधिकतर नुकसान भी वही होता है जो किनारे हैं, जहां पर आकर के शिप रुकते हैं, तो वो एरिया पूरी तरह खराब हो जाते हैं। सुनामी का सबसे ज्यादा अटैक वहीं पर होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया भी है, एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज सुनामी। तो हार्बर्स वेव नाम इसलिए रखा है क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो जो हार्बर्स है, जहां पर आकर के शिप रुकते हैं, दैट इज बंदरगाह, या फिर जो शीशोर होते हैं यहाँ के, जहां पर आकर के सारे शिप रुकते हैं, जहां से सभी लोग शिप पे चढ़ाई करते हैं, चढ़ते हैं, बैठते हैं, जहां से सामान को उतारा जाता है, लोड किया जाता है, तो वो जो पार्ट है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसी बिहाफ पे इसका नाम भी रख दिया गया है हार्बर्स वेव, यानी कि सुनामी। ओके Yes, ma'am. चलिए, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हमें ये पढ़ना है अबाउट द सुनामी, अर्थ पैंडेमोनियम। तो हमारी पृथ्वी का तांडव, फिलहाल जो शंकर जी तांडव करते हैं वो वाला नहीं, यहाँ पर हमारी अर्थ ने सभी लोगों को बर्बाद कर डाला है। अब अर्थ का तांडव कैसे था, उसने कैसे यहाँ पर तांडव मचाया, कैसे लोगों को परेशान किया, ये फिलहाल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइड, ये पढ़ना है, लेकिन इसके पहले एक बार आप सभी से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस, अनुराग, नाउ यू टेल, ऑन विच डे द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? 22nd. 8 April. अनुराग, आज क्या बात है, आज आपका ध्यान नहीं है पढ़ने में, आप तो हर बार रिप्लाई करते हैं। यस काव्यांशु, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। काव्यांशु, यहाँ तक आवाज नहीं आ रही आपकी। 22 मार्च। तो वर्ल्ड वाटर डे, यानी कि जो वर्ल्ड वाटर डे है, विश्व जल दिवस, ये कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च। 22nd March. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस मुस्कान, नाउ यू टेल, हाउ ए वेव फॉर्म्ड? Ma'am, waves are formed when the ocean's water get waves are formed when ocean's water get ocean's water rises and then it forms waves. Okay, Abhishek, now you tell how a waves formed. When waves form when the wind spread the
upper surface of the ocean. ओके, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट गौरव है या नहीं आज? नो। बेटा आप सभी को आवाज जा रही है? Yes, ma'am. ये जितने Yes, बच्चों की ma'am. स्क्रीन नहीं दिख रही वो माइक ऑफ कर अपनी वीडियो भी ऑफ करके बैठे हुए हैं। दैट मीन्स कि आप सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, या तो कि अपनी वीडियो बंद करके या तो सो रहे हैं, नींद पूरी नहीं हुई, सर्दी वैसे ही ज्यादा है। क्योंकि जितने बच्चे दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे वही पढ़ रहे हैं बस। सभी को अपनी वीडियो ऑन करके बैठना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? ओके अनुराग, नाउ यू टेल बेटा, व्हाट इज सुनामी? Tsunami. अरे बाप। यस मुस्कान, नाउ यू टेल। Tsunami is the best. Ma'am, when the high waves form, then it becomes in the form of tsunami. ओके चलिए तो अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड जो रह गए हैं ना जो स्टूडेंट, उनको भी कुछ आंसर बताने हैं। ओके चलिए तो नेक्स्ट है हमारा टाइड्स। टाइड्स जिसे फिलहाल हिंदी में ज्वार भाटा नाम दिया गया है। फिलहाल मुझे ये नहीं मालूम क्यों दिया गया ऐसा नाम, हमें टाइड याद रखना है क्योंकि अभी हम इंग्लिश का ही पढ़ रहे हैं। तो टाइड्स क्या है? द रिदमिक राइजेस एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्विस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। तो समुद्र का पानी दिन में 2 बार उछाल के साथ आता है, फिर से बह करके चला जाता है, और ऐसा 2 बार जरूर होता है। तो अब ट्विस इन अ डे, इसे हम क्या कहते हैं? टाइड। ओके और ऐसा एक दिन में जरूर होता है 2 बार। तो ये जो रिदमिक आवाज के साथ, पहले आवाज के साथ पानी उठ करके आएगा एंड उसके बाद फिर नीचे बह जाएगा, फिर दूसरी बार फिर उठेगा और फिर बह करके चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड टाइड। अब हमने जो इन वेव्स के बारे में पढ़ा था, इनके आने का कोई टाइम नहीं है। ये दिन में 1 बार या 2 बार नहीं आती, जब मन करता है तब आ जाती है। लेकिन जो अभी हम जो टाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये दिन में इनका 2 बार राइज अप होता है एंड फॉल। दैट मीन्स कि ये पहले उठती हैं और उसके बाद गिर जाती हैं। अब इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। तो जब हाई टाइड आती है, दैट मीन्स कि जब पानी ज्यादा उछाल के साथ आता है, तब क्या होता है? तो वाटर जो है, जो पानी है, वो बहुत सी शोर का बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। यानी कि जब उछाल के साथ आएंगी तो किनारे का पानी, जो पानी है, वो किनारे पर दूर तक जाएगा। एंड इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स ऑन द इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। और जब लो टाइड आती है, दैट मीन्स कि जब पानी धीरे उछलेगा, तो किनारे में ये ज्यादा दूर तक नहीं जाता और किनारे का ज्यादा पार्ट नहीं कवर कर पाता है, केवल थोड़ी ही दूर तक जा पाता है। अब देखिए इसका कनेक्शन है फुल मून के साथ, पूर्णिमा के साथ। अब ये कैसे होता है? नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड, ये हमें 2 चीजें पढ़नी है। एंड आपको ये भी चीजें देखिए ध्यान होनी चाहिए कि एक होता है फुल मून और एक होता है न्यू मून। फिलहाल जिस दिन कोई मून नहीं दिखाई देता उसी के कहते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन तो फुल मून कहा जाता है, लेकिन जिस दिन मून का कोई पार्ट नहीं देख पाते हम लोग, पूरा ब्लैक होता है, जिस दिन दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, उसे क्या कहते हैं? अमावस्या। चलिए फिलहाल मुझे भी याद नहीं है, नेक्स्ट टाइम अगर याद होगा तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th क्लास में। अमावस्या। अमावस्या तो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या नाम होता है उसका? फुल मून तो पूर्णिमा होती है एंड अमावस्या को शायद न्यू मून ही कहा जाता है, आई थिंक। यस मैम। चलिए तो अभी हम आते हैं, फिलहाल ज्योग्राफी में हमें क्या चीजें पढ़नी है वो आपको ध्यान से सुनना है अभी। तो अब देखिए क्या होता है और इसका क्या कनेक्शन है फिलहाल फुल मून एंड न्यू मून से।
तो द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth surface causes the tide. अब ये टाइड्स आती कैसे हैं, तरंगे क्यों उठती हैं? कभी कभार ग्रेविटेशनल फोर्स से भी तरंगे उठती हैं। और कैसे, आप सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है ना, इसमें चारों तरफ पानी है। अगर हम ग्लोब देखें तब हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारी अर्थ पे कितने पार्ट में पानी है। देखा है ना आप सभी ने? तो हमारी Yes, ma'am. अर्थ का जो थर्ड फोर्थ पार्ट है, कि अगर इसके हम इसके 4 पार्ट कर दें तो जो इसका 3 पार्ट है वो पानी ही है। यानी कि हमारी अर्थ में 100 में से 75% पानी है और 25% ओनली लैंड एरिया है, जिसमें सारी कंट्रीज बसी हुई हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं जब ग्रेविटेशनल फोर्स अटैक करता है, दैट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अब जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स हमारा सन लगाता है, ये सारी चीजों को अपनी तरफ बाइंड करे रहता है, किसी को दूर नहीं जाने देता। और यही कारण है कि जो सारे प्लैनेट है ना, वो एक सर्कुलर वे में मूवमेंट करते हैं, कभी भी अपने रास्ते से भटकते नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं करते कि अर्थ जो है वो मार्स के पार्ट में चली जाए या फिर मार्स अर्थ के प्लैनेट रास्ते में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इनका एक रास्ता बना दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, और ये उसी जो इनका पथ होता है, ये उसी से मूवमेंट करते हैं। तो जो सन है, ये एक अट्रैक्शन फोर्स डालता है इनके ऊपर, इनको अट्रैक्ट किए रहता है अपनी तरफ। एंड जो हमारी अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। ये भी पढ़ा होगा आप सभी ने साइंस में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो अब होता क्या है, सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस काउजेस द टाइड। अब इनसे ही टाइड आती है। यानी कि ये देखिए, जब हमारा मून आ जाता है यहाँ पर बीच में, अब जो हमारी अर्थ, ये जो मून है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स डालता है, गुरुत्वाकर्षण बल, सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एंड दैट इज वाई जब मून हमारा इस तरफ आता है ना, तब इधर वाला पानी जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठता है उस दिन, क्योंकि हमारे मून का जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इस पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसकी शेडो पड़ती है पानी में और वो पानी अट्रैक्ट होता है आगे की तरफ। तो इस दिन जो टाइड आती है वो होती है हाई टाइड। ओके, अब देखिए, अब जब मून जो है वो फिलहाल अर्थ के चारों तरफ राउंड करते हैं, ये तो पता ही आप सभी को। ये सैटेलाइट है ना, हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। तो अब जब ये मूवमेंट करते करते पहुंच जाते हैं इधर चंदा मामा, तब क्या होता है, तब यहाँ वाली जो तरंगे हैं, यहाँ वाली लहरें, वो उछाल के साथ उठती हैं। यानी कि यहाँ पर आ जाती है हाई टाइड। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे देखिए, अब जब हमारी Yes, ma'am. अब हमारा मून आ गया यहाँ पर, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पर हाई टाइड आएगी। यस, ऐसे ही सोच रहे हैं ना। Yes, ma'am. अब हमारा मून आ जाता है यहाँ पर, Yes, ma'am. लेकिन बेटा यहाँ पर हाई टाइड नहीं आएगी। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर है पोल्स, एंड पोल्स पे टेम्परेचर कैसा है, जानते हैं आप सभी? पोल पे कैसे टेम्परेचर होता है? हमारी जो अर्थ का साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल है, इन पे टेम्परेचर कैसा होता है? ये भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। Less than 0 degree. यस अभिषेक। Less than 0 degree. यस, तो फिलहाल मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। यहाँ का जो टेम्परेचर है, यस मुस्कान, आप बताएंगी कैसे टेम्परेचर होता है पोल्स पे? Ma'am, less than 0 degree Celsius. 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर यस 0 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, बर्फ जमी रहती है। तो जब बर्फ है यहाँ पर, तो चंदा मामा किसे अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ? बर्फ को थोड़ी अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उस पर शेडो ही नहीं बनेगी। और इसलिए ही यहाँ पर हाई टाइड नहीं आती। तो जब भी चंदा मामा मूवमेंट करते करते या तो नॉर्थ पोल में पहुंचते हैं या फिर साउथ पोल में, कहीं भी, तो यहाँ पर हाई टाइड नहीं आती है। ओके, तो जो हाई टाइड आती है वो केवल कब आती है? या तो फुल मून, यानी कि यहाँ पर देखिए चंदा मामा इस दिन पूरे दिख रहे हैं यहाँ पर, और जब ये इधर आ जाएंगे तो इस वाले पार्ट में बिल्कुल नहीं दिखेगा। यानी कि यहाँ पर हो जाता है अमावस्या, जिसे फिलहाल न्यू मून कहा जाता है, ये मुझे कंफर्म नहीं है अभी। तो जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन भी हाई टाइड आता है। फिलहाल वो इस वाले पार्ट में आएगा, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए क्या हो जाएगी? अमावस्या। तो इसलिए ऐसा कंसीडर किया जाता है कि हाई टाइड 2 बार आती है,
एक तो फुल मून के दिन एंड एक कब आती है, न्यू मून के दिन। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अब आपको टाइड्स के बारे में पता लग गया। अब ये जो छोटी लहरें आती हैं, लो टाइड, जिसे हम नीप टाइड भी कहते हैं, एंड दूसरी जो हाई टाइड आती हैं, इन्हें हम स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। ओके, तो इनका जो नाम है वो है स्प्रिंग टाइड एंड Yes, ma'am. टाइड। ओके, तो ये जिस दिन Yes, ma'am. लहरें छोटी उठती हैं, छोटी तरंगे आती हैं, क्योंकि फिलहाल पोल्स पे तो होगा नहीं, जो आसपास के एरिया है यहाँ पर लहरें थोड़ी सी उठेंगी, और इसलिए यहाँ पर आती है लो टाइड। एंड जो यहाँ पर आ जाते हैं, जब यहाँ पर मून रहता है तो यहाँ वाला पानी इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और इस दिन आती है हाई टाइड, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड। तो आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड क्या होता है और Yes, ma'am. कैसे आता है। Yes, ma'am. चलिए तो Yes, अब ma'am. हमें ये टॉपिक अपना Yes, ma'am. the water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and cause high tide। तो देखिए अभी जो मैंने आपको समझाया है इस पिक्चर में वही बताया है कि जो हमारी अर्थ का जो पानी है इस पे मून का ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता है, और इसलिए पानी अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। तो फिलहाल जा नहीं पाता, ऐसा नहीं है कि मून की तरफ पहुंच जाएगा, चंदा मामा को गीला कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रही है, और जिसकी वजह से पानी तो यहीं पर रहेगा। फिलहाल ये होगा क्या कि पहले उछलेगा, लेकिन हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींच लेगा फिर से, और इसलिए वो पानी उछलने के बाद फिर से यहीं आ जाएगा। तो ये टाइड्स कब आती हैं, जब मून जो है वो बिल्कुल सामने होता है, तो इस वजह से पानी उछाल के साथ उठता है और फिर से नीचे आ जाता है। तो इस दिन आती है हाई टाइड ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज। यहाँ पर हमें बता दिया है, फिलहाल न्यू मून ही कहते हैं, क्लियर हो गया। तो ये होता है फुल मून, एंड जब चंद्रमा यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ के पार्ट के लिए क्या आ जाएगा, न्यू मून। ओके, New moon. Yes, ma'am. दो बार Yes, ma'am. हाई टाइड्स आती हैं, या तो फुल मून डे या फिर न्यू मून डे, ये 2 दिन में आती हैं। एंड द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन सेम लाइन। और कब आती हैं ये भी आपको याद रखना है, जब भी हाई टाइड आती हैं तो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य यानी कि सन, मून एंड अर्थ, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। तो जब भी ये तीनों एक लाइन में रहेंगे, दैट मीन्स क्या होगा, उस दिन हाई टाइड आएगी। ओके, यहाँ पर भी ये तीनों एक ही लाइन में है, और यहाँ पर भी ये तीनों एक ही लाइन में है। तो जब भी ये तीनों एक ही रेखा में रहेंगे, एक ही लाइन में, तो उस दिन हाई टाइड आती है, जिसे हम स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। एंड जब चंद्रमा के साथ हमारी अर्थ का राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल, यानी कि यहाँ पर रहेगी तो भी और यहाँ पर रहेगी तो भी, तो जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उस दिन क्या हो जाएगा, नीप टाइड, यानी कि लो टाइड आएगी उस दिन। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, अभी बारे में हमें बताया। तो इस व्हेन द मून इज इट इन फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, तो जब मून फर्स्ट क्वार्टर पे, यानी कि क्वार्टर यानी कि चौथा पार्ट, तो या ये फर्स्ट क्वार्टर पे रहेगा या फिर लास्ट क्वार्टर पे रहेगा, उस दिन क्या होगा, यस कहाँ गया, the ocean waters get drawn its diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon resulting in low tide। तब क्या होगा, ये जो पानी है ना, इधर वाला भी थोड़ी सी उछाल के साथ फिर से गिर जाएगा, और यहाँ वाला भी पानी थोड़ा सा उछाल आएगा फिर गिर जाएगा, और सेम ऐसा ही यहाँ पर जब मून आ जाएगा तब भी ऐसा ही होगा। यहाँ वाला जो पानी है, इधर वाला ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन हल्का हल्का, और इसी वजह से इस समय आती है लो टाइड, क्योंकि ये पानी थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, थोड़ी सी उछाल के साथ आता है और फिर से गिर जाता है वापस, तो उस दिन क्या आती है, लो टाइड। The ocean water gets drawn its diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and moon and resulting in low tide. These tides are called neap tides, और इन्हें नीप टाइड्स भी कहा जाता है। फिलहाल आपको इसके लिए पिक्चर दी हुई है। हाई टाइड्स जो हैं, जिस दिन हाई टाइड आती है, अब ये हेल्पफुल होती है नेविगेशन के लिए, तो जो लोग शिप से ट्रैवल करते हैं, नेविगेशन यानी समुद्री यात्रा ही होता है शायद, तो जो लोग भी नेविगेशन करते हैं, समुद्र से यात्रा करते हैं, तो उनके लिए ये वेट करते हैं किसका, हाई टाइड का। तो यानी कि पूर्णिमा वाले दिन
एंड अमावस्या वाले दिन, फुल मून डे एंड न्यू मून डे, ये दोनों जरूर नेविगेशन करते हैं। एंड दूसरा देखिए, फिशिंग के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ये टाइड्स उछाल के साथ आएंगी तो बहुत सारी मछलियां भी आ जाती हैं, और जो फिशरमैन होते हैं वो भी इसी दिन का वेट करते हैं, जाल बिछा देते हैं, उनको पता रहता है आज हाई टाइड्स आने वाली हैं, और हाई टाइड्स के साथ साथ बहुत सारी मछलियां भी मिलेंगी, और इसलिए वो क्या करते हैं, फिशिंग करने के लिए जाते हैं इसी दिन। ओके, Yes, ma'am. अब आगे देखिए इसमें क्या बताया है। Yes, ma'am. नेविगेशन के लिए ये अच्छा है। देयर इज द वाटर लेवल कोस टू द शोर, इस दिन पानी जो है वो समुद्र के किनारे तक भी आ जाता है, क्योंकि लहरें बहुत ऊंची उठती हैं। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट हार्बर्स मोर इजली, और यहाँ पर जो नाव है वो बहुत ही स्पीडली चलती है, एंड बहुत ही आसानी से समुद्र के किनारे तक जहाज पहुंच जाता है। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग, अभी मैंने आपको बताया था कि मछली पकड़ने में भी हेल्पफुल है। मैनी मोर फिशेस कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, जब भी हाई टाइड आती है ना, तो जो मछलियां बचती फिरती थी कि हम नहीं जाएंगे किनारे, हमें कोई पकड़ लेगा, वो भी अपने आप को सेफ नहीं कर पाती हैं उस दिन, वो भी ना चाहते हुए भी पहुंच जाती हैं किनारे तक, एंड फिशरमैन को वो सारी मछलियां मिल जाती हैं। दिस enables fishermen to get a plentiful catch, अब इस दिन जो फिशरमैन होते हैं उनको बहुत सारी मछलियां एक साथ मिल जाती हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस, एंड कुछ एरिया में इस उठने एंड गिरने वाले पानी से, यानी कि जो समुद्र में जो अभी लहरें उठेंगी और गिरेंगी, तो इनसे बहुत सारी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार की जाती है। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अब नेक्स्ट Yes, टॉपिक ma'am. जो है हमारा अश्विन करंट, जिसके Yes, बारे में हम ma'am. पढ़ेंगे अब। फिलहाल पता नहीं अभी नेक्स्ट क्लास में होगा या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है सुनामी। चलिए तो अभी आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो Yes, ma'am. क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं आप सभी से। फिलहाल हमारा चैप्टर भी एंड होने वाला है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। यस, चलिए सबसे पहले कौन आदर्श ने नहीं बताया अभी एक भी क्वेश्चन का आंसर। आदर्श, आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. ओके, चलिए तो फिलहाल आदर्श बेटा, आपने एक होमवर्क भेजा था अभी साइंस का, अभी मुझे इस समय ध्यान आया, मैं होमवर्क चेक कर रही थी, आपने साइंस का होमवर्क भेजा था, उसमें लिखा था होमवर्क ऑफ हिस्ट्री। अब मैंने साइंस का सारा ओपन कर करके देखा, फिलहाल मैंने हिस्ट्री सोच करके ओपन किया था, लेकिन वो सारा ही साइंस का होमवर्क था। तो जब भी आप होमवर्क भेजे तो ये ध्यान दें कि ये जो आप लिख रहे हैं ना, वो कौन से सब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं। ओके, अपने साइंस के होमवर्क पे लिखा था हिस्ट्री होमवर्क। चलिए तो अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। यस आदर्श, व्हाट डू यू नो अबाउट स्नीप टाइड? आप नीप टाइड के बारे में क्या जानते हो? When the neap tide occur when when the new moon. Okay, Adarsh, well tried. Yes, Abhishek, now you tell. What do you know about neap tide? When nip tide occur on the new moon in the first and last quarter, and the water get drawn in diagonally opposite direction by the moon resulting on gravitational force. Okay, very good. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुस्कान बताएंगे। यस मुस्कान, नाउ यू टेल हाउ द हाई टाइड टू हेल्पफुल फॉर अस। Ma'am, high tides are helpful for us because when the moon comes between the earth and sun, then
the waves of the waters rises, but the earth attracts it by the gravitational force. Then the tides does not harm us. This does it helpful for us. ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए, तो आज का फिलहाल टाइम ओवर हो चुका है, नेक्स्ट दूसरी क्लास भी है। तो आप सभी ने आज ये जो भी टॉपिक पढ़ा है आप सभी को रिवाइज करना है। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को सेंड करूंगी ग्रुप में, और आपको उसके आंसर लिख के सबमिट करने हैं। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको ना समझ आया हो? No, ma'am. यस, समझ आया No, सभी ma'am. को? कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो फिर बेटा आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना सबसे पहले हमें सुनामी वाला टॉपिक कवर करना है। सुनामी कहाँ पर आया था, कितना नुकसान हुआ था, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओशन करंट। तो ये दोनों चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Ma'am, goodbye.